हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो आज की जो क्लास है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्लास है। और अगर किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं एमसीक्यू जो है तो इसमें क्यू है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से लिए गए हैं। ठीक है, क्लास 1 है, टॉपिक वाइज क्लास रहेगी ये इसमें आपकी। और इसमें टॉप 30 जो है एमसीक्यू रहेंगे, वो भी टोटल जो एमसीक्यू मिलेंगे आपको देखने को वो आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, वन टॉपिक वन क्लास की सीरीज है। और फिर साथ ही आज शाम तक शायद आप लोग के एग्जाम सिटी भी पता चल जाए, जारी हो जाए कि आपका एग्जाम किस सिटी में होगा अभी। और जब एडमिट कार्ड है वो तो 3 दिन पहले आएगा। एग्जाम सिटी शायद आज 1 हफ्ते पहले या 9 दिन पहले आपके एग्जाम के दे सकता है। इन माताओं एवं बहनों को क्लास पसंद आती हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली आते हैं। साथ ही जिन माताओं बहनों को इन सभी जो क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी लोग सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए भी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए है कि द्रव हानि का कितना प्रतिशत माध्यम मध्यम जो है निर्जलीकरण के रूप में मान्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 5 से 10% जो है यह द्रव हानि, जो आपकी बॉडी में द्रव हानि का कितना प्रतिशत मध्यम निर्जलीकरण के रूप में मान्य है, तो 5 से 10%। ठीक, फिर इसमें आगे बात करें, निर्जलीकरण जो है 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। हल्का निर्जलीकरण जो होता है जब आप अपने शरीर के कुल वजन का 3 से 5% खो देते हैं, ठीक, तब यह हल्का निर्जलीकरण होता है। फिर मध्यम निर्जलीकरण, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, जब आप शरीर के वजन का 5 से 9% अगर खो देते हैं, खो चुके होते हैं, तो यह मध्यम निर्जलीकरण होता है। और गंभीर निर्जलीकरण, जब आप अपने शरीर के वजन का लगभग 10% से अधिक खो देते हैं, तब फिर आपको डिहाइड्रेशन यानी कि गंभीर निर्जलीकरण वाले लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, 10% से ज़्यादा अगर आप खो देते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे पहले बनने वाली हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में जो है सबसे पहले बनने वाली हड्डी कौन सी, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी क्लेविकल जो हड्डी होती है, यह मानव शरीर में बनने वाली सबसे पहली हड्डी होती है। ठीक है, फिर इसमें आपको यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ऊपर बोन है जिसे टी बोन भी कहते हैं, क्लेविकल जो बोन है ये होती है। ठीक, सबसे पहले यही बनती है। उसके बाद यहाँ आपके के जस्ट नीचे जो है ये स्केपुला इसे कहते हैं। स्केपुला ये हड्डी हो गई, ठीक, कंधे के जस्ट नीचे जो रहती है। और फिर उसके बाद ये जो आपके दोनों रिब्स को जोड़ती है, ये वाली जो हड्डी होती है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे यानी कि रिब केज बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे रिब केज बोला जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्लिनाइड गुहा किसमें पाई जाती है। ग्लिनाइड जो गुहा होती है किसमें पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, यानी अंत मेखला में ग्लिनाइड जो गुहा है वो पाई जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको 4 है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लिंग विशिष्ट नहीं है। लिंग विशिष्ट जो होती है कौन सी संरचना नहीं है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बायां अलिंद जो है यह लिंग से संबंधित नहीं है। बाकी काउपर ग्रंथ, यह भी झल्लरी और शुक्राशय जो है ये लिंग से संबंधित है। इसमें आगे हम बात कर लेते हैं। तो काउपर क्या है, सबसे पहले तो काउपर ग्रंथ पुरुष प्रजनन प्रणाली में उपस्थित होती है, यह प्रोस्टेट ग्रंथ के नीचे उपस्थित होती है। ठीक है, ये काउपर ग्रंथ। फिर इसके बाद इसमें आगे बात करें, यह वीर स्खलन से पहले श्लेष्मा उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। इसका कार्य क्या है काउपर ग्रंथि का, तो वीर स्खलन से पहले श्लेष्मा उत्पादन के लिए जिम्मेदार यह होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात करें, बर्थोलिन ग्रंथ, जो बर्थोलिन ग्रंथि होती है यह महिला प्रजनन तंत्र के समान कार्य करती है। यह महिला जो प्रजनन तंत्र है उसमें समान कार्य करती है। झल्लरी गर्भाशय की बात करें तो यह झल्लरी गर्भाशय नलिका में उंगली के समान में प्रक्षेप होती है, और ये प्रक्षेप अंडाणुओं को गर्भाशय की ओर बढ़ने में सहायता करते हैं। और शुक्राशय पश्च पार्श्व भाग पर युग्मित वाहिनी परक संरचनाएं हैं। ठीक है, शुक्राशय की बात की जा रही है। शुक्राशय क्या होता है, तो पश्च पार्श्व जो भाग पर युग्मित वाहिनी परक संरचनाएं हैं वो होती हैं, और ये तरल पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो वीर्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 दिया गया है कि यकृत विध्रति लीवर एब्सेस जिसे बोलते हैं मुख्य रूप से किसमें होता है। जो लीवर एब्सेस होता है मुख्य रूप से किसमें होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यकृत की दाई पाली में होता है। लीवर एब्सेस कहाँ होता है, तो यकृत के लीवर जो है एब्सेस यकृत के दाई साइड में होता है। ठीक है, तो इसमें आगे बात करें तो यकृत विध्रति क्या होता है, तो यकृत विध्रति जीवाणु कवक या परजीवी के कारण यकृत में पस का संग्रह होता है। ठीक, और इसमें 50% अकेला यकृत विद्रत यकृत के दाहिनी पाली यानी कि दाहिने साइड में अधिक रक्त आपूर्ति के साथ एक और महत्वपूर्ण हिस्सा में होता है, जो आमतौर पर बाएं यकृत यानी बाएं साइड में या पुच्छ पाली में होता है। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 दिया गया है, अंतर्ग्रहण निर्ग्रहण जो होता है कि अंतर फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि अंतर्ग्रहण निर्गम को रिकॉर्ड करते समय नर्स को मानव शरीर से अनभिज्ञ जल के नुकसान पर विचार करना होता है, और सामान्य डैश डैश होता है। सामान्य कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है,
800 मिलीलीटर। सामान्य जो जल होता है वो कितना होता है, तो 800 मिलीलीटर। ठीक है, जो जल नुकसान का विचार करना होता है तो इसका जो राइट आंसर है 800 मिलीलीटर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि त्वचा की सतही परत को क्या कहा जाता है। जो त्वचा है अपनी, इसकी सतही परत को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, एपिडर्मिस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जो लेयर होती है अपनी 7 लेयर होती है त्वचा में, आप सभी को पता होगा, तो इसकी जो त्वचा की लेयर है इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी नस या सिरा कौन सी होती है। मानव शरीर में जो सबसे लंबी नस या सिरा कौन सी होती है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, ग्रेट सेफनेस जो है या मानव शरीर में सबसे लंबी नस या सिरा होती है, कौन सी, ग्रेट सेफनेस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी यकृत। लीवर जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और फिर इसमें आगे बात करें तो यह साइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से यह बना होता है और यकृत के अध्ययन को हिप्टोलॉजी कहा जाता है। यकृत के जो अध्ययन है इसको हिप्टोलॉजी कहा जाता है। हिपेटोसाइट्स से मिलकर यह बना होता है। ठीक है, और यह अंग है, यह वह अंग है जो बड़ी मात्रा में विटामिन ए का भंडारण करता है। तो विटामिन ए का जो भंडारण अपने शरीर में कहाँ होता है, तो लीवर में, यकृत में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसका क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि फुफ्फुस गुहा में मवाद कहलाता है। जो फुफ्फुस गुहा होता है वहाँ मवाद क्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अंतःपुयता एम्फियमा जो होता है यह फुफ्फुस गुहा में मवाद कहलाता है। फिर इसमें आगे बात करें अंतःपुयता क्या होता है, तो एम्फियमा जो है फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचय है। पियोथायरेक्स या फिट्स के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि मोटापे का निदान बीएमआई की गणना करके किया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है, बीएमआई का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बीएमआई का जो फुल फॉर्म है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स होता है। बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होता है। फिर इसमें आगे बात करें बीएमआई के बारे में, तो बीएमआई मास इंडेक्स जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई को किलोग्राम में वजन मापकर इसे वर्ग मीटर लंबाई से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका वजन माप कर, फिर इसमें आपको, इसमें टोटल जो आपका वजन होता है किलोग्राम में उसको माप कर वर्ग मीटर लंबाई से विभाजित किया जाता है, ये आपका टोटल बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए, प्रत्येक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मुक्त ऊर्जा कितनी होती है, यानी कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उसमें से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 4.1 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि चिकनगुनिया रोग डैश डैश द्वारा संचालित होता है। चिकनगुनिया किसके द्वारा संचालित होता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी एडीज मच्छर के द्वारा चिकनगुनिया जो है होता है। ठीक, और चिकनगुनिया विषाणु एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये भारत जैसे विकासशील देश में शिशुओं और स्कूल पूर्व बच्चों में पोषण की समस्या का सामान्य कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि विटामिन ए की कमी होना, रक्त अल्पता यानी एनीमिया होना, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ये सारे जो कारण है ये होते हैं। ठीक, बात करते हैं तो मातृ पोषण, रक्त अल्पता यानी मातृ पोषण में एनीमिया जो होता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, स्तनपान विफलता, दूध पिलाने की लत और कृत्रिम दुग्ध उत्पादों के अपर्याप्त पदार्थ का उपयोग। ठीक है, ये सारे कारण होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए कि एचआईवी किसके द्वारा संचरित नहीं होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, हाथ मिलाने से एचआईवी जो है नहीं फैलता है, बाकी संभोग करने से, रुधिर आदान यानी जो ब्लड है उसका आदान प्रदान करने से, और दवा सुई का साझा यानी एक इंजेक्शन आपको लगाई गई फिर वही इंजेक्शन चेंज नहीं की गई, नीडल जो होती है चेंज नहीं की, किसी और को लगा दी गई, तो इस प्रकार से भी जो है एड्स फैलता है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस जो होता है, एचआईवी का जो फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी जो होता है वायरस, वह विषाणु जो एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, का कारण बनता है, केवल विशेष रूप से शरीर के तरल पदार्थों द्वारा प्रेषित होता है। रक्त, वीर और पूर्व वीर द्रव, प्रीकम, योनि और मलाशय द्रव और स्तन के दूध के द्वारा यह फैल सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि पेरियोडेंटल रोग का प्रारंभिक रूप क्या है। जो पेरियोडोंटल रोग होता है इसका प्रारंभिक रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मसूड़े की सूजन जो होती है, यह पेरियोडोंटल जो रोग है इसकी स्टार्टिंग में ही होता है। क्या होता है, ये दांत से संबंधित रोग है और इसमें क्या होता है, आपके मसूड़े जो है सूजन आ जाती है सबसे पहले। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है WHO द्वारा हाथ की स्वच्छता के कितने क्षण निर्धारित किए गए हैं, यानी WHO ने हाथ की जो स्वच्छता है इसके कितने चरण निर्धारित किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो WHO ने टोटल हाथ की स्वच्छता के लिए चरण निर्धारित किए, 5 चरण निर्धारित किए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि मध्याह्न भोजन
में पूरक आहार में निम्न की न्यूनतम व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना के पूरक आहार में निम्न न्यूनतम व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए बच्चों को। जो मध्याह्न भोजन के माध्यम से भोजन मिलता है उसमें 8 से 12 ग्राम जो प्रोटीन होना चाहिए और साथ ही 300 कैलोरी ऊर्जा उनको होनी मिलनी चाहिए। ठीक है, उनके भोजन में इतना चीज होना चाहिए, एनर्जी 300 कैलोरी, और वहीं प्रोटीन की बात करें तो 8 से 12 ग्राम प्रोटीन जो है वो देना चाहिए। तो इसमें आगे बात करें, मध्याह्न भोजन की योजना की जो शुरुआत है 1995 से भारत में शुरू की गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी कि विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। ठीक, और अगर हम आगे बात करें तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो जल में घुलनशील होते हैं और एक जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जो विटामिन बी और विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स जितने हैं और विटामिन सी, ये सारे जल में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, ये सारे जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन और उनके नाम और उनके से संबंधित रोग की। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है और इससे रतौंधी होती है इसकी कमी से। विटामिन बी वन थायमीन, इसकी कमी से बेरी, विटामिन सी स्कारबिक अम्ल, स्कर्वी होती है इसकी कमी से। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया होता है। विटामिन के को कहते हैं फ्लिकोइनोन और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता अपनी बॉडी में। ठीक है, विटामिन के की कमी। फिर विटामिन बी टू को भी याद करें तो राइबोफ्लोविन इसे बोलते हैं और त्वचा का फटना जो है विटामिन बी टू की जब कमी हो जाती है अपनी बॉडी में तो त्वचा फटने लगती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया, संचारी रोग की रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम किससे होती है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि टीकाकरण के माध्यम से जो संचारी रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए जो प्राथमिक उपचार है वो टीकाकरण होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला का कुल वजन कितना बढ़ जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 11 से 14 किलोग्राम तक जो गर्भावस्था में माता बहनें जो गर्भावस्था में होती हैं तो उनका जो वजन है वो 11 से 14 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि पेंटावैलेंट टीके में क्या होता है। जो पेंटावैलेंट टीका होता है उसमें क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है यानी कि 5 रोगों का टीका होता है। पेंटावैलेंट यानी 5 रोगों का टीका और पेंटागोन यानी 5 होता है। ठीक है, तो पेंटा जो बना है ये 5 से बना है, 5 से बना है, तो पेंटावैलेंट आपको ध्यान रखना है 5 रोग का टीका होता है। ठीक है, तो इसमें आगे हम बात करें किस किस टीके की बात की जा रही है जो पेंटागोन टीका है, तो इसमें डिप्थीरिया हो गया, पर्टुसिस यानी काली खांसी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, टिटनेस और निमोनिया, ये जो पांचों टीके हैं इनके लिए पेंटा जो टीका होता है वो होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 दिए गए, बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कमजोर और सुस्त होना बच्चे का यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का प्रथम सूचक होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 24 दिया गया, स्टंटिंग क्या है, यानी कि स्टंटिंग का अर्थ क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, एक निश्चित उम्र के लिए उपयुक्त लंबाई से कम ऊंचाई होना। ठीक, इसमें आगे बात करें तो स्टंटिंग आय के हिसाब से कम ऊंचाई आपकी होना, यही स्टंटिंग होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 दिया गया है, पूर्व प्रसवाक्षेप यानी कि प्री एम्पसिया जो होता है का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बच्चे का प्रसव करके जो पूर्व प्रसव छेप है, ये पूर्व प्रसव छेप दिया ही गया है। प्री एक जो होता है इसका उपचार की बात की जा रही है, तो इसका जो उपचार का प्रकार है बच्चे का प्रसव करके। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो पूर्व प्रसवाक्षेप जो होता है गर्भावस्था की एक जटिलता है, गर्भावस्था की एक जटिलता है। पूर्व प्रसवाक्षेप के साथ महिलाओं को उच्च रक्तचाप, शोध, मूत्र में प्रोटीन का उच्च स्तर हो सकता है जो वृक्क की क्षति, प्रोटीन में जिसे बोलते हैं, या अंग क्षति के अन्य लक्षणों का संकेत देता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यानी 1976 में जो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम है वह किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1976 में। ठीक, अंधता और दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है तो इसको 1976 में 100% केंद्र प्रायोजित यानी 100% केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू किया गया था। और फिर इसमें जिसका लक्ष्य 2020 तक अंधता की व्यापकता को 0.3% तक कम करना था, इसका जो लक्ष्य था 2020 तक ही 0.3% कम करना था। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी से निमोनिया रोका जा सकता है, यानी कोई एक कारण है जिसके कारण निमोनिया नहीं रोका जा सकता, बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनसे निमोनिया रोका जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी धूम्रपान की वजह से निमोनिया नहीं रोका जा सकता, बाकी नियमित रूप से हाथ धोना, धूल रसायनों के संपर्क में न आने से बचें और मौसमी एलर्जी से बचें, ये सारे कारण होते हैं निमोनिया से बचने के लिए। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रोटीन जो है वो सबसे आवश्यक तत्व है बॉडी के ग्रोथ के लिए, यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए और साथ ही आवश्यक पोषक तत्वों के लिए। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्तनपान करते समय आपको एक दिन में कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए। इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 600 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए आपको। ठीक है, जब जो माताएं बहनें स्तनपान कराती हैं अपने बच्चों को, तब उनको अत्यधिक जो है 600 कैलोरी ऊर्जा अधिक चाहिए। ठीक, फिर इसमें आगे बात करें तो माँ का जो दूध होता है, तो इसमें आगे बात करें, माँ का दूध बनाने और स्तनपान कराने से कैलोरी बर्न होती है। जब आप स्तनपान कराती हैं तो आपका शरीर आमतौर पर एक दिन में 400 से 550 अतिरिक्त कैलोरी बर्न करता है। ठीक है, यदि आप बच्चे को स्तनपान करा रही हैं तो आपको प्रतिदिन लगभग 2200 से 2500 कैलोरी का सेवन करना चाहिए। यदि आप गर्भवती नहीं हैं या स्तनपान नहीं करा रही हैं तो आपको प्रतिदिन 1800 से 2000 कैलोरी चाहिए, आपको आवश्यकता होती है। और वहीं यह संख्या आपकी ऊंचाई, वजन और गतिविधि स्तर पर भी निर्भर करती है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें शायद टोटल 28 ही क्वेश्चन थे। जिन माताओं बहनों को हमारी क्लास पसंद आई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट क्लासेस लेकर आते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।